हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। ये मैं करवा रही हूँ क्लास 11 का एनसीईआरटी। आज चैप्टर 3 हम करेंगे। चैप्टर 3 का नाम है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा। तो आज हम जानेंगे उदारीकरण, जिसे एलपीजी बोलते हैं ना, इसका बोलते हैं एलपीजी। हाँ, तो ठीक है, आज इसको हम करेंगे। तो ठीक है, तो क्लास 11 का एनसीईआरटी है इकोनॉमी का। मेरा नाम प्रिया, मैं करवा रही हूँ। तो डिटेल एनालिसिस होगा फॉर यूपीएससी एंड अदर आरपीसीसी एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास चैप्टर 3, क्लास 11, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो इकाई 2 है, आज करेंगे हम आर्थिक सुधार 1991 से। तो ठीक है। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम क्या जान जाएंगे? 1991 में भारत में आरंभ की गई सुधार नीतियों की पृष्ठभूमि से परिचित होंगे और सुधार नीतियों को आरंभ किए जाने की प्रक्रिया को समझेंगे और वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भारत के लिए इसके निहितार्थ से परिचित होंगे। विभिन्न क्षेत्रों में सुधार प्रक्रिया की प्रभाव को भी जानेंगे। तो आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। ये के आर नारायण ने कहा था, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो परिचय है। तो उसके पिछले अध्याय में आपने स्वतंत्रता के पूर्व जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी इसके बारे में जाना, मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे के बारे में जाना जो अपनाया गया। इसमें पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही मिले हुए हैं। और कुछ विद्वान का तर्क है कि इन वर्षों में व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम कानून बनाए गए हैं कि उनसे आर्थिक समृद्धि और विकास की समूची प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो गई है। अन्य विद्वानों का मत है कि भारत, जिसने अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से वहीं आरंभ की थी, जो बजट में समृद्धि और विविधता पूर्ण औद्योगिक आधार है तथा जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है। साथ ही कृषि उत्पादन की निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी है। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा है। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया था। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया और इसमें हमारी विकास रणनीतियों की संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। तो इस अध्याय में हम उस आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि, सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर उन नीतियों के प्रभाव पर विचार करेंगे। पृष्ठभूमि क्या है? इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती है। जब व्यय आय से अधिक हो तो सरकार बैंकों, जनसामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने को बाध्य हो जाती है। इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंध कर लेती है। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों में भुगतान करना होता है और ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं। इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। यही नहीं, सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्चा करना पड़ रहा था, तो यह स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी। इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच विचार कर प्रयोग करती है। तो बढ़ती हुई खर्चों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया। इस प्रकार के अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया, ना ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर ही पर्याप्त ध्यान दिया गया। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि से परे
तालमेल नहीं हो पा रहा था। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने क्षीण हो गए थे कि देश की 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। तो मतलब इतना कम मुद्रा हो गई थी, विदेशी मुद्रा, कि 2 हफ्तों के आयात भी नहीं हो पाते उससे। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा बची ही नहीं थी। इतना ही नहीं, कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निदेशक निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था। फिर क्या हुआ? उस स्थिति में भारत को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे आईबीआरडी, जिसे सामान्य विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया, मतलब आईएमएफ का। उनसे देश को $7 बिलियन का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला, किंतु ऋण को पाने के लिए संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई। जैसे सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी और अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। साथ ही ये भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जाएं। भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की। ये नई आर्थिक नीति ने व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धा पूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करना और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। इन नीतियों को 2 उपसमूहों में विभाजित किया जा सकता है: स्थायित्वकारी उपाय तथा संरचनात्मक सुधार के उपाय। स्थायित्वकारी उपाय अल्पकालिक होते हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई कई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। सरल शब्दों में इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर संरचनात्मक सुधार वे दीर्घकालिक उपाय हैं, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अनम्यताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को समर्थित करना है। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां प्रारंभ की। इसके 3 उपवर्ग हैं: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण क्या है? हमने प्रारंभ में चर्चा की है कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किए गए थे, किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थी। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधारों की समीक्षा करें। ये क्षेत्र हैं: औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार और विदेशी विनिमय बाजार। व्यापार तथा निवेश क्षेत्र, जिन पर 1991 में तथा 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया था। तो औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण, ये पढ़ते हैं हम कैसे हुआ। तो भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया। जैसे सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिनमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। और दूसरा ये है कि अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषिद्ध था। और तीसरा ये था कि कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग कर सकते थे और सभी निजी उद्यमियों कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों में इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिक विमानन तथा औषधि भेषज, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल परमाणु ऊर्जा उत्पादन, रेल परिवहन की कुछ मुख्य गतिविधियां ही बचे हैं। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई हैं। अधिकांश उद्योगों में अब बाजार को कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई। वित्तीय क्षेत्र सुधार, तो वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा कर रख सकता है। यही ब्याज की दरों को नियत करता है, विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि
को भी यही तय करता है। इसके पहले के चैप्टर में भी शायद आपने यही पढ़ा था, है ना, याद हो तो। वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र में नियंत्रण की भूमिका से हटाकर उसे क्षेत्र के सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक से सलाह लिए बिना ही कई मामलों में निर्णय में स्वतंत्र हो जाएगा। सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% कर दी गई। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखा खोल सकते थे तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्तिसंगत बना सकते हैं। यदि बैंकों का अब देश विदेश और अधिक संस्थाओं को जुटाने की भी अनुमति है, पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही है। विदेशी निवेश संस्थाओं एफआईआई तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। कर व्यवस्था में सुधार। तो इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियां भी कहा जाता है। करों के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर व्यक्तिगत व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। 1991 के बाद में व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी आई है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचन होता है और अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हो तो बचतों को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देते हैं। निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे धीरे कम कर दी गई। और अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो उसमें भी सुधार की प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर, ताकि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। और वर्ष 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकत्रित कर एक सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 जीएसटी एक्ट 2016 कानून को पारित किया गया। यह कानून 2017 से लागू हुआ है। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर वंचन कम होने की तथा एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार का निर्माण होने की आशा है। करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। साथ ही कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई है। विदेशी विनिमय सुधार। तो विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया है था। तो 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालीन निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपए के मूल्य के निर्धारण को भी सरकार नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब तो प्राय बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा है। व्यापार और निवेश नीति सुधार। तो अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी था। भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिणाम को सीमित रखने की नीतियां अपना रहा था। इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रकों और उच्च प्रशुल्कों का प्रयोग होता था। ये नीतियां कुशलता और स्पर्धा क्षमता को कम करती थी, जिससे देश में विनिर्माण उद्योगों की समृद्धि दर कम हुई। व्यापार नीतियों के सुधार के लक्ष्य थे, पहला आयात और निर्यात का परिणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति और दूसरा था प्रशुल्क दरों में कटौती और तीसरा था आयातों के लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति। हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योगों के उत्पादों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अप्रैल 2001 में कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए। भारतीय वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। नवरत्न और सार्वजनिक उद्यम नीतियां, ये हम जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बचपन में सम्राट विक्रमादित्य और राज दरबार के नवरत्नों के विषय में जरूर पढ़ा होगा, जो कला साहित्य और विद्वता के क्षेत्रों में गणमान्य विशिष्ट जन थे। नव उदारवादी वातावरण में सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता बढ़ाने, उनके प्रबंधन में व्यवसायीकरण लाने और उनकी स्पर्धा क्षमता में प्रभावी सुधार लाने के लिए
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चयन कर उन्हें महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न घोषित कर दिया। उन्हें कंपनी की कुशलतापूर्वक संचालन और लाभ में वृद्धि के लिए प्रबंधन और संचालन कार्यों में अधिक स्वायत्तता दी गई। लाभ कमा रहे उपक्रमों को भी अधिक परिचालन, वित्तीय और प्रबंधनकारी स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों को भिन्न पद प्रदान किए गए हैं। भिन्न पद वाले सार्वजनिक उद्यमों के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे महारत्न है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और बी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नवरत्न में जैसे हो गए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और लघु रत्न में आ जाएंगे भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो लाभ अर्जित कर रहे अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना पहली बार 1950 से 60 के दशक में उस समय की गई, जब सभी सार्वजनिक नीतियां आत्मनिर्भर के प्रचार से प्रेरित थीं। उनकी स्थापना का ध्येय आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना था, ताकि जनसामान्य तक उनका उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन नाम मात्र लागत पर पहुंचाया जा सके। इस प्रकार इन कंपनियों को सभी पटधारियों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। इस नाम के अलंकरण के बाद से इन कंपनियों के निष्पादन में निश्चित ही सुधार आया। विद्वानों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों के प्रसार को बढ़ावा देकर इन्हें विश्व स्तरीय निकाय बनाने के लिए सहायता देने के स्थान पर सरकार ने विनिवेश द्वारा आंशिक रूप से इनका निजीकरण कर दिया। अभी कुछ समय पहले सरकार ने इन्हें सार्वजनिक स्वामित्व में ही रखने का निर्णय किया और उन्हें वित्तीय बाजार में स्वयं संसाधन जुटाने और विश्व बाजार में अपना विस्तार करने के योग्य बनाया। ठीक है, तो इन्हें कीजिए जैसे कुछ विद्वान निवेशकों और सार्वजनिक उद्यमों की कुशलता को बढ़ाने के लिए निजीकरण विश्वव्यापी लहर का नाम दे रहे हैं। तो कुछ विचार यह है कि ये सार्वजनिक संपत्ति का निहित स्वार्थों को बिक्री मात्र है। आपका क्या विचार है? तो इस चीजों को पढ़ के आप इस पर चर्चा और विचार करिएगा। तो निजीकरण क्या है? तो अभी आपको बताया जाएगा निजीकरण का है क्या है। इसका मतलब है कि सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियां दो प्रकार से परिवर्तित होती हैं। पहला होता है सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना, तथा दूसरा ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच देना। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय क्या होता है? वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना। यह भी अपेक्षा की गई कि निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभावोत्पादक सिद्ध होगा। सरकार से को यह भी आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न का विशेष दर्जा दिया गया। तो ये देख सकते हैं आप, बाह्य प्रपण बड़े शहरों में रोजगार का एक नया अवसर। तो विश्व स्तरीय पदछाप क्या होता है ये भी जान लीजिए। वैश्वीकरण, अब अनेक भारतीय कंपनियां भी विदेशों में अपने पैर फैलाने लगी हैं, है ना। भारतीय कंपनियां विदेशों में जाके अपने पैर फैलाने लगी हैं। उदाहरण के लिए ओएनजीसी विदेश भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक सहायक तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम है, जो तेल और गैसों की खोज में लगी हुई है। 16 देशों में इसकी उत्पादक परियोजनाएं हैं। टाटा स्टील 1907 में स्थापित एक निजी कंपनी है जो 26 देशों में कार्यरत है और 50 देशों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए दुनिया का शीर्ष 10 वैश्विक स्टील कंपनियों में से एक है। यह अन्य देशों में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देती है। तो HCL जो है टेक्नोलॉजी भारत में शीर्ष 5 आईटी कंपनियों में से एक है, जिसके 31 देशों में कार्यालय हैं और लगभग 15,000 व्यक्ति विदेश में कार्यरत हैं। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज शुरू में बड़ी भारतीय कंपनी को दवा के सामान की आपूर्ति के लिए एक छोटी सी कंपनी थी। आज इसके दुनिया भर में विनिर्माण संयंत्र और अनुसंधान केंद्र हैं। वैश्वीकरण क्या है? अभी आपने पढ़ा क्या? निजीकरण। अब वैश्वीकरण देखिए। तो यदि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है। क्या? विश्व अर्थव्यवस्था के एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक जटिल परिघटना है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना है। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियां और नेटवर्क की सृजन होता है। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम में भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमा युक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। बाह्य प्रापण की बात करें तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया यह एक विशिष्ट परिणाम है।
इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं, जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था। जैसे ही कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा आदि संचार के माध्यम में आई क्रांति, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने अब इन सेवाओं को ही एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप प्रदान किया है। इसी कारण विदेशों से इन सेवाओं को प्राप्त करने की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई है। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया, प्रतिपादन, अभिलेखांकन और लेखांकन, बैंक सेवाएं, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन और पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श और यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोतों के सुपुर्द किया जाने लगा है। अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से ये सेवाएं प्राप्त कर रही हैं। आधुनिक संचार साधनों के माध्यमों से, जैसे इंटरनेट आदि, इन सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों की जानकारी को तुरंत शून्य से 9 तक की संख्याओं में परिवर्तित कर देश की नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर तक प्रसारित कर दिया जाता है। तो इन्हें कीजिए, आप कर सकते हैं इसको पढ़ के। तो अब तक अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत में ये सेवाएं प्राप्त करने लगी हैं, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। भारत की निम्न मजदूरी दरें तथा कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधारोपरांत इसे विश्व स्तरीय बाह्य प्रापण का एक गंतव्य बना दिया है। विश्व व्यापार संगठन की बात करें, जिसे WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि, जिसे गैट बोलते हैं, के प्रवर्ती विश्व व्यापार संगठन का गठन 1995 में किया गया। इसे महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक रूप में 30 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। उसका ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना था। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय किसी नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है, जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी नहीं कर पाए। साथ ही इसका ध्येय सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है, ताकि विश्व के संसाधन का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। विश्व व्यापार संगठन की संधि में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा हेतु इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के विनिमय को भी स्थान दिया गया है। तो अम, दिया गया है। ऐसा सभी सदस्य देशों के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधक को हटाकर तथा अपने बाजारों को सदस्य देशों के लिए खोलकर किया गया। विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों तथा सुरक्षात्मक व्यवस्था की रचना में सक्रिय भागीदार रहा है। ये देखेंगे जीडीपी और प्रमुख क्षेत्रकों की समृद्धि दरें प्रतिशत में, तो 1980 से 91 का है, 92 से 2001 का है, 2 से 7 का है, तो यह देख सकते हैं। कृषि का देख सकते हैं, और उद्योग का, सेवाएं का, तो कृषि का घटा है, बाकी सबका बढ़ा है थोड़ा बहुत, तो जो भी है। तो आर्थिक सर्वेक्षण विभिन्न वर्षों के लिए वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा है। ठीक है। तो कुछ विद्वान को आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच होता है। उनका यह भी मानना है कि विकसित देश अपने देशों में जहां कृषि सहायता दिया जाने को लेकर शिकायत करते हैं, वहीं विकासशील देश अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए खोले जाने को मजबूर करने को लेकर छला हुआ महसूस करते हैं। वे देश विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने से रोकने का प्रयास भी करते रहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का भारत के निर्यात में प्रमुख योगदान आप देख सकते हैं यहाँ पर है। क्या आपको ऐसा लगता है कि विश्व व्यापार संगठन तो गरीब देशों को छलने की व्यवस्था मात्र है? मतलब जो गरीब देश है वहाँ मार्केट ज्यादा है, तो विकसित देश वहाँ पर अपनी मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा प्रतिबंध भी नहीं लगता है। सुधारकालीन और भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा। अब तो सुधार कार्यक्रम को आरंभ हुए 3 दशक हो चुके हैं। आइए इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा करें। अर्थशास्त्री किसी अर्थव्यवस्था की समृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पाद द्वारा करते हैं, मतलब जीडीपी द्वारा। 3.1 को देखेंगे तो 1991 के बाद भारत में 2 दशकों तक सकल घरेलू उत्पाद की लगातार वृद्धि होती रही। सकल घरेलू उत्पाद 1980 से 91 में 5 से 6% से बढ़कर 2007 और 12 में 8.2% हो गई। आर्थिक सुधारों की अवधि में कृषि की वृद्धि में कमी आई, जहां औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव हुए, वहीं सेवा क्षेत्र में वृद्धि बढ़ गई। इससे यह पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई है। 2012 और 15 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रकों ने 1991 के बाद से होने वाले
होने वाली वृद्धि दरों में रुकावट आई है। जहाँ 2013-14 में कृषि की वृद्धि में बढ़ोतरी आई, वहीं बाद के वर्षों में इन क्षेत्रों में वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई। सेवा क्षेत्र में ऊंची वृद्धि बनी हुई है। 2014-15 के समग्र घरेलू उत्पाद की वृद्धि में भी अधिक थी। इस क्षेत्र में अब तक उच्च वृद्धि दर 9.8% रिकॉर्ड किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में 2012-13 से गिरावट आई और तत्पश्चात बाद के वर्षों में बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी निवेश रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई। विदेशी निवेश जिसमें प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश दोनों ही सम्मिलित हैं, 1990-91 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 2017-18 में 30 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। भारत की विनिमय रिजर्व का आकार भी 1990-91 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 413 बिलियन डॉलर हो गया। 2011 में भारत विदेशी विनिमय रिजर्व का 7वां सबसे बड़ा धारक माना जाता है। 1991 के बाद से भारत वाहन, कल पुर्जों, दवा का सामान, इंजीनियरिंग उत्पादों, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों और वस्त्र आदि के एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाजार में जम गया है। बढ़ती हुई कीमतों पर भी नियंत्रण रखा गया है। दूसरी ओर सुधार कार्यक्रमों द्वारा अपने देश के अनेक मूलभूत समस्याओं का समाधान खोज पाने में विफलता के कारण कड़ी आलोचना भी होती रही है। समस्याएं विशेषकर रोजगार सृजन, कृषि उद्योग, आधारभूत सुविधाओं विकास तथा राजकोषीय प्रबंधन से जुड़ी है। समृद्धि और रोजगार, यदि सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि सुधार प्रेरित समृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया है। आपको रोजगार और समृद्धि के विभिन्न आयामों के अंतर संबंध अगले अध्याय में विस्तार से समझ जाएंगे। कृषि में सुधार, तो सुधार कार्य में कृषि की का कोई लाभ नहीं हो पा रहा और कृषि की समृद्धि में कमी होती जा रही है। 1991 के बाद से सुधार अवधि में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय विशेषकर आधारित संरचना अर्थात सिंचाई, बिजली, सड़क, बाजार संपर्कों और शोध प्रसार आदि पर व्यय में काफी कमी आई है। ध्यान रहे कि हरित क्रांति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसके बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा था ना, चैप्टर में। साथ ही उर्वरक सहायकी की आंशिक समाप्ति ने भी उत्पादन लागतों को बढ़ा दिया है। इसका छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती, कम न्यूनतम समर्थन मूल्य और इन पदार्थों के आयात पर परिणात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण इस क्षेत्र की नीतियों में कई परिवर्तन हुए हैं। इसके कारण भारत के किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ा है, जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दूसरी तरफ उत्पादन व्यवस्था निर्यातोन्मुखी हो रहा है। आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों पर बल दिया जा रहा है। इससे देश में खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों में सुधार, तो उद्योगों में सुधार क्या हुआ? औद्योगिक समृद्धि की दरों में कुछ शिथिलता आई है। यह औद्योगिक उत्पादों की गिरती हुई मांग के कारण भारत में गिरावट के कई कारण है, जैसे सस्ते आयात आधारित संरचना में अपर्याप्त निवेश आदि। वैश्वीकरण की व्यवस्था विकास से देश अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित देशों की वस्तुओं और पूंजी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए खोल देने को बाध्य हुए हैं तथा उन्होंने अपने उद्योगों को आयातित वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा का खतरा मोल ले लिया। सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की मांग की प्रतिस्थापित कर दिया है। निवेश में कटौती कारण बिजली सहित आधारित संरचनाओं की पूर्ति अपर्याप्त ही बनी हुई है। इसी कारण प्रायः यह समझा जा रहा है कि विदेशियों के माल में बेरोक टोक आवागमन को सहज बनाकर गरीब देशों के स्थानीय उद्योगों और रोजगार की संभावनाओं के लिए वैश्वीकरण पूरी तरह से बर्बाद करने वाली परिस्थितियों की रचना कर रहा है। यही नहीं, भारत जैसे गरीब देशों को अभी विकसित देशों में विद्यमान उच्च अप्रशुल्क अवरोधक के कारण उनके बाजारों में प्रवेश के उपयुक्त अवसर भी नहीं मिल पा रहे हैं। यद्यपि भारत में वस्त्र परिधान आदि के व्यापार से सभी कोटा आदि के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, पर अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चीन से इनके आयातों में अपने कोटा प्रतिबंध नहीं हटाए हैं। विनिवेश क्या है? तो प्रतिवर्ष सरकार सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्ष 1990 इक्यानवे 92 में उसने विनिवेश द्वारा 2500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। सरकार उस लक्ष्य से 30 से 40 करोड़ 30 मतलब 3040 करोड़ रुपए अधिक जुटा पाने में सफल रही। 2017-18 में लक्ष्य तो लगभग 1 लाख करोड़ के निवेश का था, उपलब्धि लगभग 1,57 करोड़ की रही। इस प्रकार के आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों की परिसंपत्तियों को औने पौने दामों में निजी व्यापारियों को बेचा जा रहा है। दूसरे शब्दों में इस प्रक्रिया से सरकारों को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है और सार्वजनिक संपत्ति की एक मुफ्त बिक्री करनी पड़ रही है। साथ ही विनिवेश से प्राप्त राशि का उपक्रमों के विकास के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही
इसे सामाजिक आधारित संरचनाओं के निर्माण पर खर्च किया गया। यह राशि सरकार के बजट के राजस्व घाटे को कम करने में ही लग गई है। क्या आप सोचते हैं कि सरकार अपनी कंपनियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने का सबसे अच्छा रास्ता उनकी परिसंपत्तियों के हिस्सों से बेचना है? तो इसको देख लेते हैं क्या है। सीरीशिला त्रासदी क्या थी? विद्युत क्षेत्र में सुधार बहुत से भारतीय राज्य में नहीं हुए। उन्हें अनुदानित दरों पर बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है, बल्कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है। इसका प्रभाव लघु उद्योगों के कामों पर पड़ा है और मजदूरों पर पड़ा है। इसका एक उदाहरण आंध्र प्रदेश के हथकरघा उद्योग का है। इस उद्योग में काम कर रहे बुनकरों की मजदूरी बुने हुए कपड़ों की मात्रा पर आधारित होती है। अतः बिजली में कटौती का अर्थ ऊंची दरों की मार झेल रहे बुनकरों की मजदूरी में भी कटौती है। इससे तो बुनकरों की आजीविका की संकट में पड़ गई। कुछ वर्षों पहले आंध्र के एक छोटे से कस्बे सिरिसिला में विद्युत करघों का काम करने वाले 50 बुनकरों को आत्महत्या करने को बाध्य होना पड़ा। और क्या बिजली की दरों को नहीं बढ़ानी चाहिए? सुधारों में प्रभावित लघु उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो आप बताइएगा इसके बारे में। सुधार और राजकोषीय नीतियां क्या है? चलिए, आर्थिक सुधारों में सामाजिक क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि विशेष रूप से रोक लगा दी गई है। इस अवधि में कर घटाकर कर वचना नियंत्रित कर राजस्व संग्रह बढ़ाने की नीतियों के यथोचित सकारात्मक प्रभाव भी नहीं मिल पाए हैं। यही नहीं, सीमा शुल्क दरों में कटौती तो सुधार कार्यों का आवश्यक अंग है। अतः उन दरों को बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने का मार्ग बंद हो चुका है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों को कई प्रकार का कर प्रोत्साहन दिए गए हैं। इससे भी कर राजस्व को बढ़ा पाने की संभावनाएं क्षीण हो गई हैं। इन सब का विकास और जन कल्याण आदि पर होने वाले व्यय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण को भारत सहित अनेक देशों पर सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि वैश्वीकरण को एक शुभ अवसर की भांति देखा जाना चाहिए, क्योंकि विश्व बाजारों में बेहतर पहुंच तथा तकनीकी उन्नयन द्वारा विकासशील देशों के बड़े उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनने का अवसर प्रदान कर रहा है। दूसरी ओर आलोचकों का मत है कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक बाजारों पर कब्जा करने की साजिश है। इसके अनुसार वैश्वीकरण से गरीब देशवासियों का कल्याण ही नहीं वरन उनकी पहचान भी खतरे में पड़ गई है। यह भी बताया जा रहा है कि बाजार प्रेरित वैश्वीकरण से विभिन्न देशों और जन समुदायों के बीच की खाई और विस्तृत हो रही है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में किए गए अनेक अध्ययनों का निष्कर्ष है कि भारत में 1990 का वित्तीय संकट उनकी आंतरिक संरचना में कई भीषण विषमताओं का परिणाम था। उस संकट के निदान के लिए बाहरी शक्तियों के परामर्श सरकार द्वारा आरंभ नीतियों उन विषमताओं को और भी गहन बना दिया है। उन्होंने केवल उच्च आय वर्ग की आमदनी और उपभोक्ता स्तर का उन्नयन किया और सारी समृद्धि कुछ गिने चुने क्षेत्रों तक सीमित रही। ये क्षेत्र दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन, परिचालन सेवाएं, भवन निर्माण, व्यापार आदि हैं। कृषि विनिर्माण जैसे आधारभूत क्षेत्र करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इन सुधारों को लाभान्वित नहीं हो गए हैं। तो पुनरावर्तन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की विदेश नीतियां भंडार में कमी, निर्यात में कमी के साथ साथ आयात में वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। फलस्वरूप उत्पन्न वित्तीय संकट के निदान के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता मांगने पर उनके दबाव कारण भारत सरकार को 1991 में अपनी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ा। आंतरिक दृष्टि उद्योग और वित्तीय क्षेत्रों में व्यापक और दूरगामी सुधार आरंभ किए गए। बाह्य दृष्टि से प्रमुख सुधार विदेशी विनिमय नियंत्रण में कमी और आयात उदारीकरण रहे। सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए इनकी भूमिका को सीमित करने और इनमें निजी उद्यमियों को प्रवेश के अवसर प्रदान करने पर सहमति बनी। इस कार्य के लिए उदारीकरण और निवेशन की नीतियां अपनाई गई। वैश्वीकरण तो उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव है। इसका अर्थ है कि आंतरिक अर्थव्यवस्था को शेष विश्व और बेहतर जोड़ना है। बाह्य प्रापण क्या है? औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में एक प्रमुख गतिविधियों के रूप में उभर रही है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित विश्व व्यवस्था की रचना करना है जिसमें विश्व भर के संसाधनों का इष्टतम उपयोग संभव हो सके। सुधार काल में कृषि और उद्योगों की समृद्धि दर में कुछ गिरावट आई है और सेवाओं में उछाल आया है। सुधार में कृषि को लाभ नहीं हो पहुंचा। इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में निश्चय ही कमी आई है। औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में कमी और सस्ते आयातों की बहुतायत के कारण शिथिलता आई है। तो ठीक है, लेसन यहीं पर खत्म होता है। क्वेश्चन है, आप इसको करने की कोशिश करिएगा और हमें टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक ले जाए।